आरक्षण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बार बार फंस जाते हैं। मोहन भागवत जी ने 2015 के बिहार चुनाव की पूर्व संध्या पर जो बोला था, वहां से लेकर हाल ही में दत्तात्रेय होसबोले जी के विचारों को सुने तो संघ वाले दोनों ही तरफ से पिसते नजर आते हैं। मोहन भागवत ने उस समय कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर पुनरावलोकन की आवश्यकता है, कि किसको मिला है लाभ, किसको अभी भी मिलना चाहिए इत्यादि। दत्तात्रेय जी को देखें तो उन्होंने जो बोला वह भी उचित है कि आरक्षण की आवश्यकता तब तक है जब तक समाज में इनइक्वालिटी, भेदभाव। उन्होंने इसे अमेरिका के अफर्मेटिव एक्शन से जोड़कर देखा और अपना बयान दिया। यह भी कहा गया कि संघ आरक्षण का पुरजोर समर्थन करता है। वैसे तो संघ के कुछ मूल आधार बिंदु हैं जिस पर उनका स्टैंड हमेशा से स्पष्ट रहा है, लेकिन आरक्षण को लेकर शब्दों का खेल होता हुआ यहाँ पे दिखता है। भारत में आरक्षण को आप अमेरिका की नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि वह संदर्भ यहाँ पे नहीं है। यहाँ काले गोरे का भेदभाव नहीं है, ना ही यहाँ के वंचितों की यह मांग है कि उन्हें उन्हीं स्कूलों में पढ़ने दिया जाए जिसमें बाकी के लोग पढ़ते हैं। अश्वेत लोगों ने कभी भी अपने लिए आरक्षण को बैसाखी की तरह नहीं मांगा, बल्कि स्वयं को एक दृष्टि में देखने और समझने की मांग उठाई कि अगर तुम हमें वही शिक्षक दोगे जो गोरों को देते हो तो हम उनसे बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। यह उनका आत्मविश्वास था और उन्होंने साबित किया है कि अगर समान अवसर दिया जाए, माहौल खराब हो, फिर भी वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उन्होंने कभी भी कम नंबर लाकर शिक्षण संस्थानों में घुसकर, फिर नौकरी की परीक्षाओं में कम नंबर लाकर नौकरी में घुसकर, फिर वहां भी खराब प्रदर्शन करके प्रमोशन की बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ एक धक्का चाहिए कि वो तंत्र में आ जाए, फिर वो अपनी राह वहां से तय कर लेंगे। उन्होंने शिक्षा से लेकर विज्ञान, खेल, राजनीति, कला, हर क्षेत्र में सर्वोच्च जगह बनाई। अमेरिका में श्वेत अश्वेत की समस्या एंटाइटलमेंट की है कि एक को माहौल भी सही मिलता है, शिक्षा भी अच्छी, और फिर खींचने के लिए उनके अपने लगे हुए। फिर भी अश्वेतों में स्वयं को लेकर कोई हीन भाव नहीं है कि वो काले हैं तो पढ़ने में मंदबुद्धि होंगे, वो कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकते, नौकरी मिलेगी ही नहीं। वो बस शिक्षा में सही अवसर मांगते हैं, वही अवसर मांगते हैं जो अन्य को मिल रहा है। भारत में समस्या यह है कि लोग आजीवन, पीढ़ी दर पीढ़ी हीन रहकर आरक्षण को अपना अधिकार बताते हुए अपना ही विकास बाधित करने में अपनी सफलता देखते हैं। यहाँ बात अवसर की नहीं होती, यहाँ बात होती है कि हम स्कूल में कम नंबर लाएंगे तो भी हमें नौकरी मिलेगी आगे, क्योंकि वहाँ भी हमारे लिए जगह सुरक्षित है। यहाँ बेहतर शिक्षण संस्थान में भी आरक्षण से ही पहुँचे लोग यह नहीं करते कि वो परिश्रम करें और आगे की नौकरियों में बैठने के लिए आरक्षण को नकारें कि हमें नहीं चाहिए, हमें अपने टैलेंट पर और दूसरों से स्पर्धा करेंगे उसी के आधार पर और जीतेंगे उनसे। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो ऐसा आत्मसम्मान आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास को लेकर कम और मैं दलित हूं, मुझे आरक्षण चाहिए ही, इसमें ज़्यादा दिखता है। जब बचपन से ही किसी को समझा दिया गया हो कि तुम हीन हो और तुम इसी हीनता की वजह से आजीवन सरकारों का संरक्षण पाते रहोगे और यह हीनता ही तुम्हारा अधिकार है, तो वो इस दायरे को लांघेगा कैसे? आरक्षण एक हक नहीं, कोड है इस समाज का। वो इसलिए नहीं कि मैं इसका सताया हुआ हूं, बल्कि इसलिए कि इसका सबसे बड़ा घाटा इन्हीं जातियों को हुआ है। अगर सामाजिक वैमनस्यता और भेदभाव आज भी पढ़े लिखे छात्रों के मन में है तो उसका एक कारण आरक्षण है। आप कैसे ये समझा देंगे किसी बच्चे को कि उसके ज़्यादा नंबर, विषय की बेहतर समझ किसी कम नंबर वाले बच्चे की तुलना में कम है, जिसका हक छीना जा रहा है एक वैसी व्यवस्था के नाम पे जो कि सामाजिक सद्भाव और बराबरी की सोच के साथ एक निश्चित समय के लिए लाई गई थी और वोट बैंक की राजनीति तक सिमट गई है। वो कैसे सामने वाले से घृणा या द्वेष नहीं रखेगा? ये मानवीय प्रकृति है। गलत होता देखकर कोई क्यों चुप रहेगा? और किस तर्क के आधार पे? आपके बाप दादाओं ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया था, इस तर्क पे चलते रहे हम? एक बेकार व्यवस्था को जरूरत बना दें, फिर तो हमें मुस्लिमों को खदेड़ कर भगा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे 30,000 मंदिर तोड़े, हिंदुओं के घर जलाए, महाविद्यालयों में आग लगाए। उनके भी पोते परपोते जिंदा होंगे, उनसे भी बदला लिया जाना चाहिए। उनकी आमदनी का एक हिस्सा सरकारों को लेते रहना चाहिए ताकि तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सके और उन परिवारों को शांति मिले जिनके पूर्वजों को बेरहमी से मार काट दिया गया था। क्या यही दलित चिंतक इस बात पर सहमति देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दो जगह दो तरह की बातें नहीं हो सकती। आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ही बराबरी लाएगा, उसके अलावा नौकरी में आरक्षण से लेकर तमाम तरह के आरक्षण इस पूरी आबादी को बेहतरी के लिए प्रयास करने से भी रोकता है। जब उन्हें पता है कि राजस्थान में 0 नंबर लाकर भी गणित का शिक्षक बन जाएगा और उन्हें भारत का कोई कानून बच्चों को गणित पढ़ाने से नहीं रोक सकता, तो फिर मेहनत क्यों करेगा? स्कूली शिक्षा इनके लिए हर स्तर पर मुफ्त होनी चाहिए और यहाँ आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसके बाद कहीं भी आरक्षण देना, उनके मन में यह बिठाना कि तुम कम भी रहोगे, कुछ नहीं भी करोगे, फिर भी नौकरी मिलने के मौके बहुत ज़्यादा है।
शिक्षा के अवसर मिलने के बाद उन्हें प्रतियोगिता में उसी स्तर पर मुकाबला करना चाहिए ताकि उनके मन में ये हीन भावना निकल जाए कि वो किसी से किसी भी तरह से कम है। आर्थिक मदद देकर सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए, जिसमें एक घर की व्यवस्था, किसी एक सदस्य को रोजगार, सस्ते दरों पर अनाज आदि उपलब्ध। सर उठाकर जीने के लिए आवश्यक चीजें मुहैया होनी चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन उनके बच्चों के दिमाग में ये कभी भी नहीं आना चाहिए कि उनकी नौकरी तो रखी हुई है। जिसके सामने बिना कुछ किए उसका लक्ष्य दिख जाए वो मेहनत क्यों करेगा। जब तक समाज में यह भावना नहीं आएगी कि तुम्हारा आत्मसम्मान इसमें सन्निहित है कि तुम्हें अगर एक ही स्कूल, एक ही शिक्षक उतने ही घंटे पढ़ाता है तो फिर तुम्हें कम नंबर लाकर स्वयं को हीन मानने की जगह बिना किसी बैसाखी के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर साबित करना होगा कि तुम्हारी और उसकी समझ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब आरक्षण की वर्तमान स्थिति पे भी बात करते हैं। मोदी सरकार से उम्मीदें थी कि इसमें वो कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों ने सत्ता पर जमने के लिए सबसे अच्छे गोंद आरक्षण को वो भी अलग नहीं कर पाए। एक स्तर पर यह भी सही है कि ऐसी राजनीतिक मूर्खता करने की क्या आवश्यकता है जब बाकी इस अवसर की तलाश में है कि कब ये ऐसी बातें करें और उन्हें भुनाकर कुछ वोट अपने हिस्से में लाया जाए। फिर भी आरक्षण और दलितों को लेकर कुछ विचित्र फैसले जो मोदी सरकार ने किए हैं, उसके कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश गंवाने के बाद भी इनकी नींद नहीं खुली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटने का काम सिर्फ राजीव गांधी ने नहीं किया था, मोदी सरकार ने भी हरिजन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के तार्किक बातों को दरकिनार करते हुए उसे पूर्ववत कर दिया कि जब हमें कोई कह भर दे कि उसके ऊपर आपने जाति सूचक गाली उसे दी, उसे आपने मारा, तो आप पहले जेल जाइए, फिर आगे की बातें की जाएगी। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बराबरी के संवैधानिक अधिकारों के विरोध में है। खैर, हाल ही में ओबीसी की लिस्ट अब राज्य तय करेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। सुनने में अच्छा लगता है कि राज्य अब तय करेंगे कि उनके यहाँ कौन किस जाति का है और किसको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इससे जो नुकसान होंगे वो कौन झेलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी कुछ राज्यों में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं है? फिर अनारक्षित वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे? ये विश्वगुरु बनने की सीढ़ी तो नहीं लगती। ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर की बात है, वैसे ही अन्य आरक्षित समूहों में भी एक को नौकरी मिल गई हो तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ न देने की बात होनी चाहिए। ओबीसी में वैसी जातियां या समूह जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, जिसके ज्यादा लोग अनारक्षित लोगों के समकक्ष हो रहे हैं, उन्हें इससे बाहर करना चाहिए और इसका लाभ उस तक पहुंचाना चाहिए जो वाकई में इसके बिना वंचित और पीड़ित हैं। इस कड़ी में एक ट्रेंड चलने लगा कि मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 341 के हिसाब से उनका भी यह अधिकार बनता है। सरकार ने जब ओबीसी लिस्ट बनाने की स्वतंत्रता राज्यों को दे दी तो इससे एक और रास्ता साफ हो गया कि इसमें मुस्लिम और ईसाई भी इस लिस्ट का हिस्सा बनने के लिए कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक विचित्र बात यह आती है कि आरक्षण की अवधारणा यह थी कि भारत की स्वतंत्रता के समय आर्थिक रूप से पिछड़े लोग वही थे जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए थे, और वो कथित दलित जातियों के ही थे। तो उस समय यह मान लिया गया कि जो खास जातियों के हैं वो वंचित हैं, वो पिछड़े हैं। इसके बाद जातिगत आरक्षण अस्तित्व में आता है। अब बात यह है कि मुस्लिम और ईसाई तो ये ढोल पीटते रहते हैं कि उनमें तो जातिगत भेदभाव है नहीं, जबकि हम जानते हैं कि 72 फिरके हैं और सैयद से लेकर कुंजरा तक आते आते मुस्लिम समुदाय में भेदभाव का यह स्तर इतना ज़्यादा है कि निचली जातियों के कब्रिस्तान भी अलग होते हैं कई जगह पर। हिंदू कम से कम दाह संस्कार में गंगा का घाट नहीं घेरते कि ये सवर्णों का और ये दलितों का। तो फिर यह बताया जाए कि 341 की बात करके मुस्लिम किस हिसाब से आरक्षण मांग रहे हैं। आरक्षण से ही जुड़ा यह भी प्रश्न है कि जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो किस मुंह से आरक्षण लेते हैं। या तो तुम ये स्वीकारो कि कन्वर्ट मुस्लिम होने के बाद भी तुम्हारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बिल्कुल वही है, या फिर यह मान लो कि जाति और धर्म का वंचित होने से कोई भी संबंध नहीं। पहली स्थिति में कन्वर्ट होने के बाद तुम्हें सरकार से मिलने वाली हर योजना का लाभ लेना बंद कर देना चाहिए जो दलितों के लिए विशेष रूप से चलाई गई है, या फिर तुम्हें इस बात का आंदोलन करना चाहिए कि आरक्षण जाति और धर्म से परे आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हम और आप जानते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। जब समाज, राष्ट्र और विश्व हर दशक में बदल रहा है, तब 70 साल पुरानी व्यवस्था पर क्यों न दूसरी दृष्टि डाली जाए। जैसे शिक्षा नीति बदलती है, वैसे ही बदलते भारत के संदर्भ में क्या अब सरकार यह सर्वेक्षण नहीं कर सकती कि जाति और आर्थिक पिछड़ेपन का सीधा संबंध नहीं है? क्या सरकार को यह नहीं पता करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं लेकिन आरक्षित सीटों पर बने हुए हैं? क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जिसके घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी आरक्षण से मिली हो,
उसकी दूसरी पीढ़ी को उसका लाभ ना मिले। इस बात पर ध्यान दीजिए कि एक पिछड़ा समाज है, वहां आरक्षण का लाभ लेकर 4 लोग अच्छी शिक्षा और फिर सरकारी नौकरी पा गए। नौकरी में सीटों की संख्या तो उतनी ही बनी हुई है। फिर मुझे यह समझाइए कि जिसे नौकरी मिल गई वो बेहतर स्थिति में होने के कारण अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा और दूसरे लोग अभी भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सीट तलाश रहे होंगे क्योंकि उनके अपनी ही जाति के लोगों के बच्चों ने सीट भर दिया है। फिर नौकरी की परीक्षा में भी वही हाल। आखिर उन 4 परिवारों को क्यों ना अगले साल से ही आरक्षण का लाभ लेने से अलग किया जाए ताकि बाकी के 4 लोग लाभ ले सकें। अभी यही हो रहा है, जिसको आरक्षण मिला वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लेता जा रहा है। इस पर भी सर्वेक्षण होना चाहिए कि कितने परिवारों को इसका लाभ कितनी पीढ़ियों से मिल रहा है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसमें लगना चाहिए। नई आरक्षण नीति समय की मांग है ताकि उन्हीं समाजों के लोग अपने ही समाज में आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद आपस में ही भेदभाव न करने लगे। इसका पूरा लाभ अगर सही मायनों में उचित व्यक्ति तक पहुंचने लगे और सरकार ऐसी जातियों के मन में अपनी क्षमता को लेकर स्वाभिमान और आत्मसम्मान जगाए, तभी हमें इस राजनीतिक कैंसर को पालने की व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी।